दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में जब गोलियां चल रही होती हैं, जब हर सेकंड जान जाने का खतरा होता है, तब जो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है लीडरशिप। एक्सट्रीम ओनरशिप किताब नेवी सील्स के दो अनुभवी कमांडर जॉको विलिंक और लीफ बाबिन के जिंदा अनुभवों से निकली वो सीखें हमारे सामने रखती है जो उन्होंने असली जंग के मैदान में अपने खून, पसीने और बलिदान से सीखी है। यह किताब सिर्फ लीडरशिप के ऊपर एक थ्योरी नहीं है, बल्कि उन असली अनुभवों का संग्रह है जिनमें हर फैसला, हर गलती और हर जीत की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई थी। किताब का मैसेज एकदम क्लियर है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सच्चा लीडर कभी भी बहाने नहीं बनाता, दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। इसे ही एक्सट्रीम ओनरशिप कहते हैं। किताब 3 हिस्सों में बंटी है। पार्ट 1 विनिंग द वॉर विद इन, पार्ट 2 द लॉज ऑफ कॉम्बैट और पार्ट 3 सस्टेनिंग विक्ट्री। हर पार्ट में 4-4 चैप्टर्स हैं जो लीडरशिप के अलग अलग पहलुओं को खोलते हैं। हर चैप्टर एक असली युद्ध मिशन की कहानी से शुरू होता है, फिर उस मिशन से निकले लीडरशिप के सबक को समझाया जाता है और फिर बताया जाता है कि कैसे वही सबक सिविलियन लाइफ, ऑफिस और बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है। एक्सट्रीम ओनरशिप हमें सिखाता है कि ईगो को कैसे कंट्रोल किया जाए, मिशन को कैसे क्लियर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, टीम वर्क कैसे मजबूत किया जाए और कैसे हर इंसान ये समझे कि वह टीम के मिशन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। किताब का हर चैप्टर हमें अपनी सोच को शार्प करने, अपनी आदतों में डिसिप्लिन लाने और खुद को बहानों से मुक्त करने की दिशा में ले जाता है। अब इसी जीवन बदलने वाली किताब को हम लेकर आए हैं आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपको सिर्फ शब्द नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको उन जंग के मैदानों में ले चलेंगे जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है। हम आपको वह फील कराएंगे जब एक लीडर फेलियर के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है, इट वॉज माई फॉल्ट। हम आपको उस एहसास से जोड़ेंगे जब टीम की जीत के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, एक्सट्रीम ओनरशिप। हिंदी ऑडियो बुक पर हमारा मकसद है कि हम किताब की असली एनर्जी, उसकी गंभीरता और उसके भीतर छुपे लीडरशिप के सबक को पूरी इमोशन और बहाव के साथ आपके सामने पेश करें, ताकि आप सिर्फ इस किताब को सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी सोच और अपने जीवन का हिस्सा बना लें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच को मजबूत बनाएगी, आपके अंदर के लीडर को जगाएगी और आपको हर परिस्थिति में जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करेगी। एक्सट्रीम ओनरशिप का सफर अब शुरू होता है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। चैप्टर 1 एक्सट्रीम ओनरशिप। इराक के घने शहर रामादी की तंग गलियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। धूल और धुएं से भरी उस हवा में हर सांस भारी लग रही थी। नेवी सील्स की एक टीम एक महत्वपूर्ण मिशन पर थी, लेकिन अचानक सब कुछ गलत हो गया। एक गड़बड़ी के चलते अपने ही लोगों पर गोली चल गई। एक जवान मारा गया, मिशन फेल हो गया, सब कुछ बिखर गया। पूरे मिशन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सबकी नजरें टीम के लीडर पर थीं। सवाल था, गलती किसकी थी, कौन जिम्मेदार था? टीम में हर किसी ने सोचा कि शायद वह निर्दोष है, शायद किसी और की गलती थी। लेकिन जब रिपोर्ट देने का वक्त आया तो टीम के लीडर जॉको विलिंक ने सबके सामने खड़े होकर कहा, यह मेरी गलती थी। मिशन में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अपने लोगों को ठीक से ब्रीफ नहीं किया, मैंने स्पष्ट कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने हर संभावित रिस्क को ठीक से पहचाना नहीं, और इसलिए जो भी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का चरम स्तर, एक्सट्रीम ओनरशिप। जॉको ने समझाया कि एक लीडर के तौर पर चाहे टीम का कोई भी सदस्य गलती करे, अंत में जिम्मेदारी लीडर की होती है। अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो वह लीडर की असफलता है। अगर टीम इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ रही तो वह लीडर का फेलियर है। कोई भी बहाना नहीं चलता। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है कि आप हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं, चाहे वह आपके नियंत्रण में हो या नहीं। यही सोच एक टीम को महान बनाती है, यही सोच लीडर को भरोसेमंद बनाती है, और यही सोच जंग के मैदान से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक
हर जगह जीत दिलाती है। चैप्टर 1 में हमें यह सिखाया गया है कि जब आप हर असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं तो आप असली लीडर बनते हैं। तभी आप अपनी टीम को सुधार सकते हैं, तभी आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और तभी आप किसी भी मिशन में जीत हासिल कर सकते हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप कोई विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता जीत की ओर जाता है। चैप्टर 2 नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। रामादी की तपती दोपहर में नेवी सील्स की ट्रेनिंग जोरों पर थी। यह एक प्रतियोगिता थी जिसे बोट क्रू रेसेस कहा जाता था। हर टीम को एक भारी बोट उठाकर रेत में दौड़ लगानी थी, पानी में ले जाकर बोट को पलटाना था और फिर वापस लाना था। शुरुआत से ही एक टीम, बोट क्रू 2, सबसे पीछे चल रही थी। उनके चेहरे थके हुए थे, तालमेल बिगड़ा हुआ था, आपस में चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ बोट क्रू 6 लगातार जीत रही थी। उनके हर मूवमेंट में तालमेल था, हर आदेश पर फौरन एक्शन हो रहा था। इंस्ट्रक्टर ने फैसला किया कि दोनों टीमों के लीडर्स को बदल दिया जाए, यानी जो टीम हार रही थी उसका लीडर अब जीतने वाली टीम का होगा और जीतने वाली टीम का लीडर हारने वाली टीम का। सब हैरान थे कि अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही नया लीडर आया सब कुछ बदलने लगा। बोट क्रू 2, जो अब तक हर रेस में पिछड़ रही थी, अचानक जीतने लगी। वही लोग, वही बोट, वही हालात, सिर्फ लीडर बदलने से नतीजा बदल गया। इस घटना ने एक कड़वा लेकिन शक्तिशाली सच उजागर किया। कोई खराब टीम नहीं होती, सिर्फ खराब लीडर्स होते हैं। अगर टीम फेल हो रही है तो समस्या टीम के सदस्यों में नहीं, लीडरशिप में है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने टीम मेंबर्स को एकजुट करता है, हर सदस्य को उसकी जिम्मेदारी समझाता है, हर व्यक्ति को मिशन का महत्व बताता है और टीम में ओनरशिप की भावना जगाता है। एक सच्चा लीडर जानता है कि असफलता को कैसे संभालना है और सफलता को कैसे टीम के साथ साझा करना है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करे तो आपको खुद एक बेहतर लीडर बनना होगा। आपको नतीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको टीम को गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा और सबसे बढ़कर यह यकीन दिलाना होगा कि मिशन की सफलता हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तभी एक औसत टीम भी एक शानदार टीम बन सकती है। कोई खराब टीम नहीं होती, सिर्फ खराब लीडर्स होते हैं। अगर टीम फेल हो रही है तो समस्या टीम के सदस्यों में नहीं, लीडरशिप में है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने टीम मेंबर्स को एकजुट करता है, हर सदस्य को उसकी जिम्मेदारी समझाता है, हर व्यक्ति को मिशन का महत्व बताता है और टीम में ओनरशिप की भावना जगाता है। एक सच्चा लीडर जानता है कि असफलता को कैसे संभालना है और सफलता को कैसे टीम के साथ साझा करना है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करे तो आपको खुद एक बेहतर लीडर बनना होगा। आपको नतीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको टीम को गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा और सबसे बढ़कर यह यकीन दिलाना होगा कि मिशन की सफलता हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तभी एक औसत टीम भी एक शानदार टीम बन सकती है। कोई खराब टीम नहीं होती, सिर्फ खराब लीडर्स होते हैं। चैप्टर 3 बिलीव। रामादी के जंगली इलाके में एक मिशन था जिसे देखकर किसी का भी दिल घबराता। इराक की धरती पर सील्स के लिए हर मिशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा कठिन थे। टीम के जवान थक चुके थे, हर दिन नई मुसीबत का सामना कर रहे थे और सबका मनोबल गिरने लगा था। उनके बीच सवाल उठने लगे, क्या हम इसे कर पाएंगे? क्या मिशन वास्तव में जरूरी है? क्या यह सही तरीका है? ऐसे हालात में अगर लीडर खुद मिशन पर विश्वास नहीं करता तो टीम कभी भी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकती। जॉको विलिंक ने समझा कि मिशन में सफलता पाने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। अगर लीडर को खुद अपने मिशन पर यकीन नहीं है तो वह कभी भी अपनी टीम को वह विश्वास नहीं दे सकता। लीडर का विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके, उसके फैसलों और उसके हर एक्शन से झलकता है। एक सच्चा लीडर खुद को पूरी तरह से मिशन के प्रति प्रतिबद्ध करता है और तभी वह अपनी टीम को भी प्रेरित कर सकता है। यहाँ पर जॉको की एक बड़ी सीख सामने आती है। एक लीडर को हर शंका और असमंजस को खुद दूर करना होता है। अगर लीडर अपने मिशन, अपनी रणनीति
और टीम की क्षमता पर पूरी तरह विश्वास करता है, तभी वह अपनी टीम को पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिना विश्वास के कोई भी टीम पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकती। यह उस समय की घटना है जब जॉको और उसकी टीम को एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन में भेजा गया था। टीम के सभी सदस्य थक चुके थे, लेकिन जॉको ने उनके सामने खड़ा होकर अपनी पूरी टीम को यकीन दिलाया कि वे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। उसने यह विश्वास अपनी टीम को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और तैयारी से दिलाया। उसने अपनी टीम को यह बताया कि अगर वे खुद अपने काम में यकीन करेंगे तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। टीम के एक एक सदस्य को विश्वास दिलाने के बाद हर किसी ने अपना 100% दिया। मिशन सफल हुआ और यह सब विश्वास की वजह से हुआ। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि लीडर के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वह खुद संकोच कर सकता है और अपनी टीम को विश्वास नहीं दे सकता, और दूसरा, वह अपनी टीम को विश्वास दिला सकता है और उन्हें ऐसी ताकत दे सकता है कि वे असंभव को संभव बना दें। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी मिशन को सफलता की ओर ले जाती है। जब लीडर खुद पूरी तरह से अपने मिशन में विश्वास करता है और टीम को भी यही विश्वास दिलाता है, तो कोई भी मुश्किल या चुनौती उसे रोक नहीं सकती। जॉको विलिंक के अनुसार, जब लीडर खुद मिशन पर विश्वास करता है तो वह अपनी टीम को उसी विश्वास के साथ प्रेरित करता है, और जब टीम हर समस्या और चुनौती का सामना विश्वास और समर्पण के साथ करती है, तब वह मिशन में सफलता पाती है। चैप्टर 3 का सार यही है, बिना विश्वास के कोई मिशन शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मिशन पर खुद विश्वास नहीं करते तो आप अपनी टीम को भी विश्वास नहीं दिला सकते, और अगर टीम का विश्वास नहीं होता तो कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। विश्वास की ताकत से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4 चेक द ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जो किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकती है। यह अपने आप में एक ऐसा अवरोध है जो न केवल लीडर के व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी टीम की कार्यक्षमता पर भी असर डालता है। जॉको विलिंक ने अपने अनुभव से यह सीखा कि ईगो का नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। ईगो केवल हमारी आत्ममुग्धता को बढ़ाता है और हमारे दृष्टिकोण को संकुचित करता है। अगर लीडर का ईगो बहुत बड़ा हो तो वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगेगा, जो टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर लीडर को किसी मुद्दे पर आलोचना या सुझाव मिलता है और वह इसे अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती के रूप में लेता है, तो वह उस सलाह को नजरअंदाज करेगा जो टीम की भलाई के लिए हो सकती है। ईगो के कारण लीडर गलत निर्णय ले सकता है, जो अंततः पूरे मिशन की सफलता को प्रभावित कर सकता है। जॉको ने यह सिखाया कि लीडर को अपनी व्यक्तिगत भावना को किनारे रखकर टीम के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए। जब लीडर अपने ईगो को एक तरफ रखता है और केवल मिशन की सफलता के बारे में सोचता है, तब वह अपने टीम के साथ सही दिशा में काम कर सकता है। ईगो को नियंत्रण में रखने के लिए लीडर को अपनी सीमाओं को समझना होता है। यह जरूरी नहीं कि हर निर्णय वह खुद ही ले, बल्कि कभी-कभी दूसरों की राय और सुझावों को स्वीकार करना चाहिए। जॉको ने एक उदाहरण दिया जब उनकी टीम को एक ऑपरेशन के दौरान बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ गलतफहमियों के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उन्हें अपनी टीम के हर सदस्य को सही दिशा में गाइड करना था। वह यह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी टीम से ईगो के कारण कोई भी गलत निर्णय लिया तो पूरी टीम मुश्किल में पड़ सकती थी। उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा और टीम से यह स्वीकार किया कि यह स्थिति उनके द्वारा पूरी तरह से समझी नहीं गई थी, और उन्होंने टीम के सुझावों पर ध्यान दिया। इसके बाद टीम ने मिलकर काम किया और मिशन सफल रहा। चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि ईगो को चेक करना यानी खुद को कम आंकना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी टीम के साथ सहयोग करना है। जब लीडर ईगो को कंट्रोल करता है तो वह दूसरों से सीख सकता है, सुधार कर सकता है और अंततः टीम के साथ मिलकर सफलता हासिल कर सकता है। चैप्टर 5 कवर एंड मूव। कवर एंड मूव एक रणनीतिक सिद्धांत है जो युद्ध के मैदान से लेकर
जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति तक लागू होता है। यह सिद्धांत टीम वर्क और सहयोग पर आधारित है, जहां प्रत्येक सदस्य का कार्य अन्य सदस्य के कार्य को समर्थन देना होता है। जॉको विलिंक और उनकी टीम ने यह सिद्धांत इराक युद्ध में पूरी तरह से अपनाया। जब भी उनकी टीम को किसी दुश्मन की तरफ से हमले का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे को कवर किया। किसी भी ऑपरेशन में यदि एक टीम के सदस्य का ध्यान सिर्फ अपनी भूमिका पर होता है और वह दूसरे सदस्य की मदद नहीं करता, तो यह पूरे मिशन को असफल बना सकता है। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए जॉको ने अपनी टीम को यह सिखाया कि कवर एंड मूव का मतलब केवल दुश्मन से बचाव करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। इस सिद्धांत के तहत टीम के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वह न केवल अपनी भूमिका निभाए, बल्कि दूसरों को भी कवर करे ताकि वे अपने काम को पूरी तरह से कर सकें। टीम में जब हर सदस्य एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करता है, तो संगठन को मजबूती मिलती है। जॉको का मानना है कि किसी भी टीम को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि वे एक दूसरे का समर्थन करें और मिलकर काम करें। इस सिद्धांत का पालन करने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कवर एंड मूव का सिद्धांत केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि किसी भी कार्यस्थल या जीवन की किसी भी चुनौती में लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी मिशन में सफलता तभी मिल सकती है जब सभी टीम सदस्य अपने अपने काम में माहिर हों और एक दूसरे के लिए मददगार बने। इस सिद्धांत को अपनाने से टीम का सहयोग मजबूत होता है और टीम का लक्ष्य हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। चैप्टर 6 सिंपल। जॉको विलिंक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है सिंपल। जब कोई रणनीति, योजना या कार्य बहुत जटिल हो जाता है, तो वह न केवल टीम के लिए भ्रमित करने वाला होता है, बल्कि वह पूरी तरह से कार्यान्वित होने में भी कठिनाइयां उत्पन्न करता है। मिशन की योजना और रणनीति जितनी सरल होगी, उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। जब चीजें जटिल होती हैं, तो टीम को वह समझने में कठिनाई होती है और तब यह असफलता का कारण बन सकता है। जॉको ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अगर आपकी योजना स्पष्ट, सीधी और सरल नहीं है, तो आपके टीम के सदस्य उसे लागू करने में परेशानी महसूस करेंगे। अगर रणनीति में बहुत सारे पहलू और विकल्प होंगे, तो यह टीम के मनोबल और उनके फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। किसी भी मिशन की योजना को सरल और सटीक रखना यह सुनिश्चित करता है कि हर सदस्य को स्पष्ट रूप से पता हो कि उसे क्या करना है। इसके अलावा जब चीजें जटिल होती हैं, तो कुछ भी गलत हो सकता है और गलत फैसले और विचारों के कारण योजना असफल हो सकती है। सरल योजनाओं के लाभ केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये टीम के हर सदस्य के द्वारा पूरी रणनीति को जल्दी और सही तरीके से समझने में भी मदद करते हैं। जटिल योजनाएं भ्रम और आपसी असहमति पैदा कर सकती हैं, जबकि सरल योजनाएं टीम को एकजुट करती हैं और सभी को एक ही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस सिद्धांत का पालन करने से आप न केवल अपनी योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम होते हैं, बल्कि आप अपने टीम के प्रत्येक सदस्य को हर कदम पर साथ लेकर चलते हैं। यही कारण है कि सरलता सफलता की कुंजी बन सकती है। सिंपल का मतलब यह नहीं है कि आप योजना में महत्वपूर्ण विवरण छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन विवरणों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे समझने में आसान हों और लागू करने में कोई कठिनाई ना हो। जब आपकी योजना सरल होती है, तो आप अपने मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 7 प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट। एक लीडर के पास हमेशा कई तरह के कार्य और समस्याएं होती हैं, जो उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए हल करनी होती हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये कार्य एक दूसरे से टकराते हैं और लीडर को नहीं पता होता कि किसे पहले करना चाहिए। इस स्थिति में एक लीडर को यह समझना जरूरी है कि सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट यानी सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचानना
और फिर उसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करना। जोको विलिंक ने अपनी टीम को यही सिखाया कि जब मिशन के दौरान बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हों, तो सबसे पहले उस समस्या पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती है और बाकी को बाद में हल करना चाहिए। मिशन के दौरान कभी भी कई चीजें एक साथ होती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप एक एक करके उन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी पर भी सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे और अंततः सब कुछ अधूरा रह जाएगा। यह सिद्धांत लीडर को यह सिखाता है कि वह अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें और किसी भी परिस्थिति में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सही कदम उठाएं। जोको के अनुसार प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती का सामना करें और फिर एक के बाद एक समस्याओं का समाधान करें। यह लीडर के लिए जरूरी होता है कि वह अपनी टीम को यह समझाए कि किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि सभी मिलकर सही दिशा में काम कर सकें। जब लीडर सही तरीके से प्राथमिकता तय करता है तो टीम में स्पष्टता बनी रहती है और प्रत्येक सदस्य जानता है कि क्या करना है। इस सिद्धांत का पालन करने से टीम के सदस्य अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं और उनका प्रयास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। जोको ने एक उदाहरण दिया जब उसकी टीम को एक मिशन के दौरान कई जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ा। टीम के पास बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन उसने सबसे पहले उस स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे ज्यादा खतरे में थी और बाकी समस्याओं को बाद में हल किया। इस रणनीति के चलते मिशन सफलता की ओर बढ़ा और टीम ने पूरी स्थिति पर काबू पा लिया। प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट यह सिखाता है कि लीडर को हमेशा सही प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और उसे अपने संसाधनों का उपयोग उसी हिसाब से करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करके लीडर और टीम दोनों मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8 डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि टीम के हर सदस्य को अपने कार्य के बारे में स्पष्टता हो और वह स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। जोको विलिंग का मानना है कि जब कोई लीडर अपनी टीम पर अधिक नियंत्रण रखता है और उन्हें खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं देता, तो यह पूरे मिशन को धीमा कर सकता है। लीडर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी टीम के हर सदस्य को जिम्मेदारी दे और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जब टीम के सदस्य स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं तो वे अधिक सक्रिय रहते हैं और कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं। लेकिन इसके लिए लीडर को अपनी टीम की क्षमता पर विश्वास रखना होता है और यह समझना होता है कि हर सदस्य अपनी भूमिका में सक्षम है। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का मतलब यह नहीं है कि लीडर पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि लीडर अपनी टीम के हर सदस्य को जिम्मेदारी दे और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दे ताकि वे अपनी भूमिका में सबसे अच्छा कर सकें। जोको ने अपने अनुभव में देखा कि जब उसकी टीम को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी मिली तो वे खुद ही अधिक उत्तरदायी हो गए और अपने कार्य को अच्छे से पूरा किया। जब हर सदस्य को अपने कार्य की जिम्मेदारी मिलती है तो वह अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस सिद्धांत को अपनाने से टीम का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। जोको ने एक उदाहरण साझा किया जब एक मिशन के दौरान उसकी टीम को एक जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। टीम के पास सीमित संसाधन थे और हर सदस्य को अलग अलग दिशा में काम करना था। उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी और टीम ने मिलकर बिना किसी लीडर के आदेश के सब काम सही तरीके से किया। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड यह सिखाता है कि लीडर को अपनी टीम के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपने काम में सक्षम हैं और उन्हें फैसले लेने का अधिकार देना चाहिए। जब लीडर अपनी टीम पर विश्वास करता है तो टीम अपने फैसलों से मिशन को सफल बनाने में सक्षम होती है। चैप्टर 9 प्लान। मिशन की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी योजना बनाना है। जोको विलिंग के अनुसार एक अच्छी योजना बनाने के लिए लीडर को हर पहलू पर विचार करना चाहिए और उस योजना को इतनी स्पष्टता से तैयार करना चाहिए
कि टीम के हर सदस्य को उसकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट ज्ञान हो। योजना का मतलब केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह उस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होना होता है। जब योजना बनाई जाती है तो लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पूरी टीम के साथ उस योजना को साझा करे और सभी को समझाए कि उनकी भूमिका क्या होगी। योजना का प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट और व्यावहारिक होना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में टीम को मार्गदर्शन मिल सके। एक अच्छी योजना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह प्रत्येक संभावित खतरे और चुनौती के लिए तैयार नहीं होती। यही कारण है कि जॉको ने हमेशा अपनी टीम को यह सिखाया कि योजना को बनाते समय उसके हर पहलू को सोच समझकर तैयार किया जाए, ताकि जब वास्तविक स्थिति सामने आए तो टीम को पता हो कि उसे क्या करना है। योजना बनाते समय यह भी जरूरी होता है कि लीडर प्रत्येक सदस्य की क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रखे, ताकि हर सदस्य को सही दिशा में काम करने का अवसर मिले। अगर योजना में कोई खामी होती है या उसे ठीक से नहीं समझा जाता तो मिशन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जॉको ने एक उदाहरण दिया जब उनकी टीम को एक कठिन ऑपरेशन पर जाना था और उस ऑपरेशन की सफलता पूरी तरह से योजना की मजबूती पर निर्भर थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर योजना बनाई जिसमें प्रत्येक सदस्य को उनकी भूमिका की पूरी जानकारी दी गई। योजना के बाद उन्होंने हर पहलू को फिर से चेक किया और यह सुनिश्चित किया कि टीम के सभी सदस्य योजना को पूरी तरह से समझ रहे हैं। प्लान का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत और स्पष्ट योजना मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। किसी भी ऑपरेशन या मिशन में सफलता के लिए लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी योजना पूरी तरह से व्यावहारिक, स्पष्ट और लागू करने योग्य हो। चैप्टर 10 लीडिंग अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड। लीडिंग अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह बताता है कि एक लीडर को न केवल अपनी टीम का नेतृत्व करना होता है, बल्कि उसे अपने उच्च अधिकारियों और वरिष्ठों के साथ भी प्रभावी ढंग से संवाद करना होता है। जॉको विलिंक के अनुसार, जब आप अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप अपने उच्च अधिकारियों को भी आवश्यक जानकारी सही समय पर दें और उनके निर्देशों को सही तरीके से लागू करें। एक लीडर को यह समझना होता है कि नेतृत्व केवल नीचे की ओर नहीं होता, बल्कि यह ऊपर की ओर भी होता है। अगर लीडर अपने वरिष्ठों को सही जानकारी नहीं देता या उनके निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं करता तो यह पूरे मिशन को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह एक लीडर को अपनी टीम के साथ भी सही तरीके से संवाद करना होता है। उसे अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए ताकि वे जान सकें कि उन्हें क्या करना है। अगर टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। जॉको ने अपनी टीम को यह सिखाया कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे प्रभावी तरीके से जानकारी दे सकते हैं और उनकी दिशा निर्देशों को कैसे अपनी टीम तक पहुंचाकर उन्हें सही कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लीडिंग अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड का मतलब यह है कि एक लीडर को अपने अधिकारियों और अपनी टीम दोनों के साथ अच्छे से संवाद करना होता है और दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करना होता है। जब लीडर यह समझता है कि उसे दोनों दिशा में नेतृत्व करना है तो वह पूरे संगठन को अधिक प्रभावी और संगठित तरीके से चला सकता है। जॉको ने एक उदाहरण दिया जब उसे अपने उच्च अधिकारियों से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, लेकिन उन्हें वह निर्णय लेने में संकोच हो रहा था। जॉको ने अपने उच्च अधिकारियों को सही समय पर और स्पष्ट रूप से जरूरी जानकारी दी, जिससे उन्होंने सही निर्णय लिया और मिशन सफल रहा। इस सिद्धांत का पालन करने से लीडर को अपने वरिष्ठों और टीम दोनों से समर्थन मिलता है और संगठन में स्पष्टता और सामूहिक प्रयास से सफलता प्राप्त होती है। चैप्टर 11 डिसाइसिवनेस एंड अनसर्टेनिटी। डिसाइसिवनेस एंड अनसर्टेनिटी का सिद्धांत यह बताता है कि जब आप एक लीडर होते हैं तो आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, भले ही स्थिति में अनिश्चितता हो। युद्ध के मैदान में जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, लीडर को बिना घबराए और स्पष्टता के साथ निर्णय लेना पड़ता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है
जब सामने कोई स्पष्ट मार्गदर्शन न हो और परिस्थितियां पूरी तरह से अनिश्चित होती हैं। जोको विलिंक ने अपने अनुभव में यह देखा कि निर्णय लेने में अनिश्चितता का सामना करना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आप किसी दिशा में जल्दी और ठोस निर्णय नहीं लेते तो आप मिशन को असफल बना सकते हैं। एक लीडर को हमेशा किसी न किसी दिशा में फैसला करना होता है, क्योंकि जब आप निर्णय नहीं लेते तो समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। जरा भी झिझक या इंतजार करने से परिस्थितियां और भी जटिल हो सकती हैं। निर्णय लेना लीडर की जिम्मेदारी होती है, और यदि आप निर्णय नहीं लेते तो आप अपनी टीम को भ्रमित करते हैं। जोको ने यह सिखाया कि सही समय पर निर्णय लेना जितना जरूरी है, उतना ही यह भी जरूरी है कि आप अपने निर्णय को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि आपकी टीम समझ सके कि आपने यह निर्णय क्यों लिया। जब लीडर किसी परिस्थिति में निर्णय नहीं लेता तो टीम को यह लगता है कि लीडर असमर्थ है, और इससे टीम का आत्मविश्वास गिर सकता है। जब लीडर निर्णय लेने में सक्षम होता है तो टीम में स्पष्टता और उद्देश्य बना रहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि निर्णय हमेशा सही होते हैं, लेकिन यदि निर्णय गलत भी होते हैं तो उनसे सीखी गई गलतियों से आगे बढ़ना और सुधारना लीडर की क्षमता को दर्शाता है। एक उदाहरण के तौर पर जोको ने बताया कि इराक युद्ध में जब उनकी टीम को तेजी से निर्णय लेने थे तो उन्हें संदेह और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने टीम के साथ मिलकर जल्दी फैसले लिए और अंततः मिशन सफल हुआ। डिसाइसिवनेस एंड अनसर्टेनिटी यह सिखाता है कि लीडर को स्थिति चाहे जैसी भी हो, निर्णायक बनना चाहिए, और यदि अनिश्चितता हो तो भी वह बिना घबराए और स्पष्ट तरीके से फैसला ले। चैप्टर 12 डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम का सिद्धांत यह बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अनुशासन से आती है। जोको विलिंक के अनुसार यह एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यह असल में सत्य है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में नियंत्रण प्राप्त करते हैं और हमारे पास अधिक स्वतंत्रता होती है। अगर हम अपनी दिनचर्या, अपने कार्यों और अपने उद्देश्यों के प्रति सख्त अनुशासन बनाए रखते हैं तो हम अपनी पसंदीदा दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ खुद को किसी दायित्व से बाधित करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। अनुशासन के बिना हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते और हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करते हैं तो हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाते हैं, और इससे हमें एक तरह की स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाते हैं। जोको ने अपने अनुभव से यह समझाया कि जब कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो उसे समय, ऊर्जा और संसाधनों के बारे में कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह पहले से तैयार होता है और हर स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होता है। यह एक जीवन शैली बन जाती है जो हमें आत्मविश्वास देती है और हम जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका एक उदाहरण जोको के व्यक्तिगत जीवन से लिया जा सकता है, जहां वह अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी हर गतिविधि में अनुशासन हो। उन्होंने बताया कि कैसे अनुशासन ने उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित किया और उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर किया। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो हम न केवल खुद को अनुशासित करते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। एक्सट्रीम ओनरशिप एक ऐसी किताब है जो न केवल नेतृत्व की कला को समझाती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जिम्मेदारी और अनुशासन को अपनाने की दिशा में भी मार्गदर्शन देती है। जोको विलिंक और लीफ बाबेन ने अपनी असाधारण सैन्य सेवा के अनुभवों से हमें यह सिखाया कि एक सशक्त और प्रभावी लीडर वही होता है जो अपनी टीम की कमियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और जो अपने फैसलों में स्पष्ट और दृढ़ होता है। इस किताब का मूल संदेश है कि जब हम अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम न केवल अपनी टीम का नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी
सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप यह बताता है कि जब हम खुद को ही अपने कार्यों का जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम खुद को और अपनी टीम को सफलता की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। इस किताब ने यह स्पष्ट किया कि नेतृत्व में कोई बहाना नहीं चलता। हर कठिनाई का समाधान हमारी सोच और हमारी कार्यशैली में छिपा होता है। जैसे जैसे हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और उन पर कार्य करेंगे, हम अपनी जीवन यात्रा में नए ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जोको विलिंक और लीफ बाबिन की यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम असफल होते हैं तो हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने का साहस और तरीका ढूंढना चाहिए। यही असली एक्सट्रीम ओनरशिप है, अपनी जिम्मेदारी लेना और उसे पूरे समर्पण और विश्वास के साथ निभाना। धन्यवाद, आपने हिंदी ऑडियो बुक में एक्सट्रीम ओनरशिप किताब की इस विशेष यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़े रहने का समय निकाला। इस किताब ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि नेतृत्व केवल दूसरों का मार्गदर्शन करने की बात नहीं है, बल्कि यह खुद को नियंत्रित करने, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने और हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं, हर किताब कुछ खास संदेश देती है और एक्सट्रीम ओनरशिप का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर हम अपनी जिंदगी की हर जिम्मेदारी स्वीकार करें तो हम अपनी सफलता की दिशा में सच्चे नेता बन सकते हैं। अगर आपको यह किताब और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले अन्य हिंदी ऑडियो बुक्स के लिए हमें फॉलो करें। हम आने वाली और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक किताबों के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, जिम्मेदारी स्वीकारने से ही हम सच्चे नेता बन सकते हैं।